हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरुसलाम आपका स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पे। बच्चों, आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके सेशन को हम लेके आए हैं। जो भी आज के टॉप 10 इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज बने हैं उसको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन सा एमसीक्यू से किस किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पुट हो सकता है और उससे क्या क्या नई नई चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह न्यूज में चल रहा है। मोदी जी मॉरिशस गए थे। मॉरिशस का 57th स्थापना दिवस था और उस 57 स्थापना दिवस में मोदी जी ने बहुत कुछ किया और उसके बदले में उनको मॉरिशस ने वहां का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये मोदी जी को मिलने वाला इंटरनेशनल 21वां अवार्ड है। कौन सा नंबर का बेटा अवार्ड है? 21st, है ना। आप देख सकते हैं मोदी जी को मिलने वाला ये कौन से नंबर का अवार्ड है? 21वां अवार्ड। मतलब 21वें देश ने इनको ये अवार्ड दिया है। तो ये मोदी जी की एक अलग ही उपलब्धि है, आप इसे समझ सकते हैं। बेटा, जब मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो कि आपका इंडियन ओशियन में, जिसका अगर हम बात करते हैं कैपिटल, तो कैपिटल इसका बेटा पोर्ट लुइस है और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है नवीन चंद्र रामगुलम, इसे याद रखिएगा। यहाँ की जो करेंसी है मॉरिशस रुपीस है ना। छोटा सा आइलैंड है, ठीक कहाँ पर? इंडियन ओशन में। इसे ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से मैप पे एटलस पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा और इसको समझिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते बेटा। हाँ, रिसेंटली गैरीमेला बालकृष्ण प्रसाद पासेज अवे, है ना। तो प्रसाद जी, बालकृष्ण प्रसाद जी, अभी इनका निधन हो गया। ये किस फील्ड से रिलेट है, किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, क्लासिक म्यूजिक, स्पोर्ट। तो बेटा देखो, यहाँ से देख के ही लग रहा है इनके हाथ में क्या है, ये सितार है। तो इस सितार को देख के लग ही रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, क्लासिकल म्यूजिक। तो इनका संबंध बेटा किस फील्ड से है? क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये मद्रास से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट है रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो भारत का कौन सा राज्य है, पहला राज्य है जिसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करी है? तो बेटा वो हो जाएगा आपका क्या? असम। असम ने इस तरह का इनिशिएट लेने की बात करी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नियोग, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, है ना, और उसके लिए फंडिंग भी दी है ना। और इसरो के साथ मिलकर ये खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ताकि नेविगेशन कर सकें, असम के एक एक कोने पर नज़र रख सकें। ठीक है, वहाँ पर आने वाली जितने भी डिजास्टर है, फ्लड है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये इन्होंने एक पहल लॉन्च करी है। तो ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट है जो बेसिकली असम के एरियाज को क्या करेगा? नेविगेट करेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसरो के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक है, असम की अगर हम बात करते हैं तो असम 7 सिस्टर स्टेट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर, है ना। असम को अगर देखेंगे तो सातों सिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप असम पहुंच गए तो नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट में जा सकते हो, क्योंकि असम की बाउंड्री मेघालय, असम की बाउंड्री मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा सबसे कनेक्टेड है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, असम गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट असम सैट। क्या नाम है सैटेलाइट का बेटा? असम सैट। ठीक है, उन्होंने बजट, स्टेट बजट जो इन्होंने बताया उसमें इस चीज़ के बारे में बताया और ये इंडिया का पहला स्टेट हो जाएगा जिसका खुद का सैटेलाइट होगा। किसकी मदद से ये सारा काम कर रहा है बेटा? इसरो। इसरो के पापा कौन है? इसरो के पापा है आपके विक्रम साराभाई, इसे याद रखिएगा। इसरो 1969 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है बेटा, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेज होती है जो हमको नुकसान पहुंचाती है, उन सारी गैसेज को हम इसमें रखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमको नुकसान नहीं पहुंचाती है,
हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई उसमें इंडिया की रैंक है 5th। याद रखिएगा इंडिया की रैंक क्या है 5th, मतलब एयर पोल्यूशन के मामले में इंडिया 5वें नंबर पे है, इसे ध्यान रखिएगा। AQI जो होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, लेड, ठीक है, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, PM2.5 और PM10, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है ना। मतलब अगर सिस्टम में इनमें से कुछ भी है तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ये इसको रिलीज करती है इसका डेटा, इसे ध्यान रखिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसें आती हैं वो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पीएम। पीएम मीन्स होता है पर्टिकुलेट मैटर, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, पर्टिकुलेट मैटर। देखिए आप जब सांस लेते हो तो बहुत सारे फिल्टर्स आपकी नाक में होते हैं, पहले आपके आगे छोटे छोटे बाल होते हैं, फिर अंदर म्यूकस होता है, तो 40 माइक्रोन डायमीटर तक का पार्टिकल आपकी नाक रोक सकती है, लेकिन उससे नीचे डायमीटर का जो पार्टिकल होता है, चाहे PM10 हो 10 माइक्रोन, PM2.5 2.5 माइक्रोन, ये आपकी नाक नहीं रोक पाती है और आपके लंग्स तक जाता है, लंग्स में जाके उसे चोक कर देता है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर बहुत ही हार्मफुल होता है। ये 2.5 माइक्रोन डायमीटर का है, ये 10 डायमीटर का है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर 0 से 50 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 0 से, सिटीज हैं जहाँ पे 0 से 50 के बीच में, तो भैया बहुत अच्छी एयर है, बढ़िया मजे से रह सकते हो। 51 से 100 है तब भी अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर दिक्कत पैदा करेगा 101 से 2 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर, और 400 प्लस मीन्स सीवियर, जो कि दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की हालात बहुत ही बुरे हैं, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड जो शहर है वो कहाँ है, मेघालय, बर्नीहाट। बर्नीहाट कहाँ पड़ता है बेटा, मेघालय। दूसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। फिर मुलानपुर, फिर इंडिया आ गया, ठीक है। इंडिया का देखो फरीदाबाद आ गया, ठीक है, फिर इंडिया का लोनी आ गया, फिर न्यू दिल्ली आ गया। तो अब देखा जाए तो इंडिया के कितने सारे एरियाज है, गुरुग्राम है, ठीक है, गंगानगर है, ग्रेटर नोएडा है, भवांडी है, मुजफ्फरनगर है, हनुमानगढ़ है, नोएडा है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि टॉप 20 में मेजर सिटीज इंडिया की हैं। तो ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बर्नीहाट बेटा कहाँ पड़ता है, मेघालय, भूलिएगा नहीं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला सिटी जो है बर्नीहाट है, ठीक है, दुनिया में, वर्ल्ड में, ठीक है। ज्यादातर एशिया के ही नेशंस हैं सब, इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, सब एशिया की तो हैं, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म इन वर्ल्ड, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आम का इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है, तो इस टाइम वो है बेटा यूक्रेन। यूक्रेन में सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। यूक्रेन आप देख सकते हैं, यूक्रेन के इस हिस्से को रशिया ने कब्जा कर रखा है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया और ब्लैक सी के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है। किसके साथ, रोमानिया के साथ, पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, रशिया के साथ, और बेटा ब्लैक सी के साथ आपका यूक्रेन अपनी बाउंड्री बनाता है। रशिया बहुत बड़ा है, पीछे तक है, दूर तक है, बहुत दूर तक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूक्रेन की अगर हम राजधानी की बात करें बेटा, कीव है इसकी राजधानी। क्या है इसकी राजधानी, कीव, ठीक है। यूक्रेन के पास रिसोर्सेज बहुत है, जिसके लिए इसका सारा झगड़ा चल रहा है, ठीक। अब अगर सिपरी की बात करते हैं बेटा, ठीक, तो देखो सिपरी की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है आपका, सिपरी है। 1966 में फॉर्म हुआ था, स्वीडन, सोलना में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक एनालिसिस करके बताता है कि कौन सा देश कितने आर्म्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन was the world largest importer of major arms
between 2020 to 2024 at its import was increases by 100 times over 9.9627% compared with 2015 and 19। 15 से 19 का जो 5 साल था, उसके बाद का जो 5 साल था, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा 100 गुना बढ़ गया, या परसेंटेज देखा जाए तो 9627% बढ़ गया। इट वॉज द यूरोपियन स्टेट अमंग द वर्ल्ड टॉप 10 आर्म इम्पोर्ट्स इन 2024, है ना। तो यूरोप का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश भी हो गया। वैसे तो पहले एशिया के होते थे, लेकिन अब ये नंबर 1 पे आ गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो विच कंपनी साइन पैक्ट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट टू इंडिया। स्टारलिंक एक हाई इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में लाने के लिए किन 2 कंपनियों ने स्पेसएक्स स्टारलिंक के साथ टाई अप किया, तो देख के पता चल रहा है, एक तो जियो है, दूसरा एयरटेल है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एयरटेल एंड जियो ने इसके साथ क्या किया है, साझा किया है, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। 5G चल ही रहा है, 6G की आने की बात हो रही, फिर 7G 8G 9G 10G चलता ही रहेगा, इस तरह से GG होता रहेगा। स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन ऑपरेट बाय स्टारलिंक सर्विसेज LLC एन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर दैट होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी ऑफ स्पेसएक्स। तो बेटा ये जो स्टारलिंक है, ये स्पेसएक्स की एक सब्सिडरी है जो क्या करता है, हाई स्पीड इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को प्रोवाइड करता है। ये जो इनका मिशन था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। स्पेसएक्स के मालिक कौन है, इलॉन मस्क। तो स्टारलिंक के भी मालिक कौन है बेटा, इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क को ध्यान रखिएगा, बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रू 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रू 10 इज अ मिशन, है ना, लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी, बेटा आंसर हो जाएगा नासा। सारे बड़े बड़े मिशन नासा ही लॉन्च करती है। इससे पहले क्रू 9 था, सुनीता विलियम्स स्टक कर गई थी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें क्रू 10 की, तो बेटा क्रू 10 जो है ये 10th क्रू रोटेशन मिशन है विद स्पेसएक्स। स्पेसएक्स फिर अभी वही वर्ड आ गया, स्पेसएक्स की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का ये मिशन है। इस बार 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे जिनकी फोटो आप देख सकते हैं। इससे पहले सुनीता विलियम रह के आई हैं 9 मिशंस में, है ना। जाना 4 लोग था, लेकिन फिर 2 लोग चले गए, ठीक है। एनी मैकलेन नासा से, है ना, एनी मैकलेन नासा से, ठीक। निकोल आयर्स ये नासा से। तो ये दोनों जो आगे हैं, ये दोनों नासा की हैं, है ना। फिर टकुया ओनेशी जाक्सा, जापान की एजेंसी से हैं ये, ठीक है, जाक्सा से हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और क्रिल पेस्कोव ये जो है ये रशिया से हैं। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोमॉस, याद रखिएगा, ये रशिया से हैं। ये जापान की स्पेस एजेंसी से हैं, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं क्रू 10 के फॉर्म में। क्रू 10 विल बी लॉन्च इन ऑन 12th मार्च सॉरी, है ना, ये लॉन्च होने वाला है। और सारी इसकी सारे देश की निगाह इसी पर ही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्रू 10 बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025। तो बेटा कबड्डी कभी भी नाम है तो एशियन टीम ही आगे रहती है, और उसमें भी सबसे आगे कौन रहता है, इंडिया। तो इंडिया ने ईरान को हराकर तेहरान में ये चैंपियनशिप जीत ली, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इसे जीत लिया है, ठीक है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ईरान में, कहाँ, तेहरान में, ठीक है। कौन जीता, इंडिया। किसे हरा के, ईरान को। टोटल टीम आधा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, सिर्फ 7 टीम ने इस पर पार्टिसिपेट किया था, इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट पैरा एथलेटिक ग्रांड पिक्स। पैरा एथलेटिक ग्रांड पिक्स को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी, बेटा इस साल ये पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स कहाँ हो रहा है, इंडिया में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इंडिया में हो रहा है। 8 मार्च टू 13 मार्च के बीच में ये पूरा ऑर्गेनाइज होगा, और ये काफ़ी लंबे चलेगा। कहाँ पर, इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ हो रहा है ये, न्यू दिल्ली में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका पहला एडिशन हुआ था 1994 में बर्लिन में। कहाँ हुआ था बेटा, बर्लिन में। अभी कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका 12th एडिशन है, ठीक। अभी आगे बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जीके बेस्ड क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनिशियली पंचायती राज सिस्टम का हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं था, और आपके पेपर में से क्वेश्चन बनते हैं।
पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज सिस्टम हमने एक टाइम बाउंड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड किया है, याद रखिएगा। पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ठीक है। कौन से पार्ट में ऐड हुआ बेटा? पार्ट 9th में ऐड हुआ, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ बेटा? आर्टिकल ऐड हुआ 243। आर्टिकल 243 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपका क्या है? पंचायती राज डिफाइन है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 9, ठीक है। अब देखो 243 के अंदर बात करें तो पंचायत को बताया गया, पंचायत की डेफिनेशन, फिर ग्राम सभा की डेफिनेशन किसमें? 243 के ए के अंदर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर कंपोजिशन, कौन कौन लोग होंगे, कहाँ कहाँ से होंगे। फिर आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशन, अगर महिलाओं का रिजर्वेशन है तो भी इसी के अंदर है, SC ST या OBC का रिजर्वेशन है तो भी इसी के अंदर है, ठीक है। फिर 243 ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। 243 F डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायत। 243 G पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत। 243 H पावर ऑफ पंचायत टू इम्पोज टैक्स एंड देयर फंड्स, पंचायत टैक्स कैसे लेता है? छोटे मोटे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करके, मेला और दुनिया भर के जो लोकल लेवल पे काम होते हैं वहाँ पर किसी भी गांव में, वहाँ पर पंचायत टैक्स लेता है, ठीक है। और आई के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है बेटा? 243I, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं। इसको भूलने का मतलब है पेपर में नंबर चले जाना, ठीक है। पंचायती राज हमारे सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बेटा अगर हम बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये एक सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है दो तरह से काम करती है, या तो रूरल एरिया में या तो अर्बन एरिया में। कहीं पर भी रूरल एरिया होगा तो पंचायती राज सिस्टम होगा, और अर्बन एरिया होगा तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए हुआ, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेटा किसके लिए हुआ? म्यूनसिपालिटीज या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। दोनों अमेंडमेंट आगे पीछे हुए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसे याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।